ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डायरेक्शन की बात कर ली थी, ड्यू टू अ वायर डायरेक्शन की बात कर ली थी और बायो सेवर्ट के फॉर्मूले की बात कर ली थी। ओके, तो आज हमें देखना है थर्ड पॉइंट, ड्यू टू फिनाइट स्ट्रेट वायर। और आपको मानना पड़ेगा कि मैं बार बार बोलता हूँ, 12th का जो चैप्टर्स है वो इजी है, उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा, टेस्ट पेपर बन गया है कल वाला, कल के लिए जो टेस्ट पेपर है उसमें से 10 क्वेश्चंस इंस्ट्रूमेंट के हैं, ठीक है। 5 नियर अबाउट आपके ये वाले हैं पावर रिलेटेड, पावर बल्ब और वो सब वाले, बाकी 15 प्रीवियस कॉमन वाले हैं, ठीक है। उसमें से करंट, आर इक्विवेलेंट, ये सारे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। जो केमिकल इफेक्ट है वो नहीं है, ओके। सो ये थोड़ी आपके लिए रिलैक्सेशन है। केमिकल इफेक्ट वाले जो थे, सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर, ये वाले जो हैं वो नहीं है उसमें। सो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पेपर अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, बिकॉज ये लास्ट टेस्ट है, इसके बाद फिर मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा। सो करंट का सारे पूरे चैप्टर में से दिए हुए हैं क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं ड्यू टू फिनाइट स्ट्रेट वायर। अगर हम देखें तो फिनाइट स्ट्रेट वायर का पहले, सपोज ये एक वायर है, फिनाइट कहने का मतलब ये है कि इसका लेंथ फिक्स्ड है, लेंथ फिक्स्ड है और सपोज मुझे ये वाले पॉइंट पे चाहिए, इस वाले पॉइंट पे चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होगा इसका कि ये जो दोनों पॉइंट है, हमने पहले भी डिस्कस किए हुए कि ये टॉप पॉइंट होगा, ये बॉटम पॉइंट होगा, यहाँ के एंगल कितने बन रहे हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो मैंने बताया था कि टॉप पॉइंट जो बनता है उसको θ1 बोलते हैं और जो बॉटम बनता है उसको θ2 बोलते हैं, ठीक है। सो θ1 θ2 क्लियर है, θ1 θ2 में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अभी पॉइंट है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस, ये भी हम ले लेते हैं, ये डिस्टेंस लेट से गिवन है और ये परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस लेट से आर है, ठीक है। और इसमें कुछ आई करंट फ्लो हो रही है, तो फॉर्मूला रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का, फॉर्मूला वो रहेगा B इज इक्वल टू के आई बाय आर। सो बेसिकली अगर हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का याद है तो वो रहता है के लेमडा बाई आर। सो यहाँ पर रहेगा के बी बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों होते थे, यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन है, इसलिए एक ही एलिमेंट है। बस ये थोड़ा याद रखना है कि यहाँ पर जो हम बात करें, आर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान देना है। कई बार ये साइड वाली डिस्टेंस दे देता है, तो ट्रायंगल लगा के अपना कन्वर्ट कर देंगे, वेयर आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मान लेते हैं पी पॉइंट पे हमें फाइंड करना था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वायर। सो ये चीज़ थोड़ी सी हमें ध्यान देना है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और ये अब इसके बाद डायरेक्शन की बात आती है, तो डायरेक्शन मुझे लगता है अभी सब लोग को ऑलरेडी क्लियर है, प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था। अगर वायर इस तरीके से है, सो डायरेक्शन कैसे होगी, थंब अपवर्ड, राइट हैंड रूल लगाएं, थंब अपवर्ड। एंड अगर वायर स्ट्रेट है, सो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कर्ल टाइप की होगी, और थंब अपवर्ड मतलब कर्ल इनटू जा रहा होगा, यहाँ पर इनटू जा रहा होगा और यहाँ पर आउट आ रहा होगा। इसका मतलब इस साइड इन होगी और इस साइड आउट होगी। सबको समझ आया? बताएं, डायरेक्शन सबको क्लियर है? हाँ सर। ओके, गुड। तो अगर एरो डाउन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, थंब अपवर्ड। इसका मतलब ये है कि सर्कुलर तो होगी बट इधर से आउट आ रही होगी और इधर से इन जा रही होगी। इन जा रही होगी मतलब इस तरफ ये वाला क्रॉस आएगा और इस तरफ डॉट आएगा, ठीक है। सो ये चीजें हैं, ये आपको
क्लियर होनी चाहिए थी रिगार्डिंग द डायरेक्शन। चले तो मुझे लगता है इसके कुछ स्पेशल केसेस पे बातें कर लेते हैं, इस फॉर्मूले के स्पेशल केसेस पे। ठीक, वो स्पेशल केस है जो आपको याद रखने हैं। मैंने बताया था स्पेशल केसेस को पूरा कंप्लीटली माइंड में रखना है। ठीक है, नंबर 1 पहला इनफाइनाइट वायर, और ये बहुत ज़्यादा यूज होती है। इनफाइनाइट वायर बहुत ही ज़्यादा यूज होती है। सो इनफाइनाइट वायर मतलब आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि ये इधर पे भी इनफाइनाइट है ये वायर, और इसका बॉटम एंड भी इनफाइनाइट है, और लेट्स से हमें किसी भी पॉइंट पे चाहिए, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है आर डिस्टेंस पे। तो अभी यार ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर इनफाइनाइट है तो ये एंगल हम कभी भी अप्रोच नहीं कर पाएंगे, ये एंगल अप्रोच नहीं कर पाएंगे। इनफाइनाइट मतलब ये एंगल बहुत बड़े होंगे। तो बेसिकली θ1 90 डिग्री होगा और θ2 भी 90 डिग्री होगा। काफी हमने इस पे डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। तो देखिए बी का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KI/R इंटू साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। सो साइन 90 होता है 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। सो बी की वैल्यू याद रखनी है, ये क्या हो जाती है 2KI/R। ठीक है, बट अब यहाँ पर जरूरत होती है कि ये जो 2KI/R होता है ये इतना फेमस नहीं होता है। देखें फेमस क्या होता है, 2 इंटू के की वैल्यू रख दें, के की वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I/R। डन। तो इसका मतलब बी का जो एक्चुअल फॉर्मूला याद रखना चाहिए वो क्या याद रखना चाहिए, म्यू नॉट I/2 पाई R। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ये 2 पाई R बहुत ही फेमस चीज है, आप जान गए। ये सरकमफ्रेंस है एक सर्किल की। तो ये थोड़ा सा इस चैप्टर में डाउटफुल रहता है कि इस चैप्टर में जो स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला आता है वो ऐसा लगता है कि नीचे सर्किल रिलेटेड है, और जो सर्किल का फॉर्मूला आएगा वो आएगा म्यू नॉट बाई 2R। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि सर्किल में लोग 2 पाई लगा देते हैं ऐसे, और गलत हो जाता है, क्योंकि वो माइंड में हमारा सेट होता है ना बचपन से कि 2 पाई R मतलब सर्किल रिलेटेड कुछ आ गया। बट ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने बताया कि 2KI/R से ज्यादा फेमस है ये वाला म्यू नॉट I/2 पाई R। इसको आपको रेडी रखना है, याद रखना है, तो ये चीज क्लियर रहनी चाहिए। तो इनफाइनाइट वायर में किसी को डाउट बताएं, ओके इनफाइनाइट वायर ओके है या कोई डाउट? नहीं सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड गुड। सो सेकंड देख लेते हैं, कोई गेस कर सकता है सेकंड क्या होगा आफ्टर द इनफाइनाइट वायर? याद है थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या डिस्कस करते हैं? फाइनाइट वायर, सेमी फाइनाइट। semi infinite, okay, good. So the second one is semi infinite। और सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि वो फाइनाइट नहीं है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है कि उसका एक एंड हमें विजिबल है। सो सेमी इनफाइनाइट का मतलब है जिसका एक एंड हमें पता है, मतलब ये वाला एंड हमें पता है कि यार ये जो है यहाँ से R डिस्टेंस पर है ये एंड, और ये दूसरा वाला हमें नहीं पता। सो दूसरा वाला हमें नहीं पता है, वो इनफाइनाइट की तरफ बिलोंग करता है। इसका मतलब अगर इसकी सॉल्विंग देखेंगे तो θ1 जो है वो अभी के लिए कितना हो जाएगा, θ1 अगर बात करें वो तो 0 हो जाएगा, और θ2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, सो सेमी इनफाइनाइट जिसका एक एंड यहीं पर है। ठीक है, अच्छा एक चीज और होती है सेमी इनफाइनाइट में, रुको नीचे लिखते हैं एक केस और क्या हो सकता है। सो ये हमारा यहाँ पर क्लियर है, B इज इक्वल टू हो गया KI/R, और ये हो जाएगा एक साइन 0 जो कि 0 होगा प्लस साइन 90
जो कि 1 होगा, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो b इज इक्वल टू वही आने वाला है KI/R। मैंने बताया k को हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये हो गया I/R। सो सेमी इनफाइनाइट का जो b आने वाला है वो आने वाला है म्यू नॉट I/4 पाई R। ये सेमी इनफाइनाइट का b आने वाला है। अच्छा, सेमी इनफाइनाइट पे मैंने बताया कि एक स्पेशल केस भी देखने को मिल सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरा ये जो पॉइंट है ये एकदम एज पे हो, मतलब ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला पॉइंट एज पर नहीं है, ठीक है, ये इनफाइनाइट है, ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है, बट ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये बीच में कहीं पे है, ऐसा भी पॉसिबल है। इसका मतलब इस केस में ये जो θ1 होगा वो कंफर्म होगा कुछ ना कुछ, θ1 वहां पर रहेगा, बस θ2 थोड़ा सा इनफाइनाइट होगा। तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा, θ1 कुछ मान लेते हैं थीटा है, एंड θ2 क्या रहेगा, वो इनफाइनाइट मतलब 90 डिग्री रहेगा। तो इसका मतलब इसके बी का फॉर्मूला जो आने वाला है वो आ जाएगा KI/R, और एक हो जाएगा साइन थीटा और प्लस हो जाएगा साइन 90। तो बेसिकली इसे ऐसा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोई बहुत स्पेशल केस नहीं है, ये पूरा सॉल्विंग है। सो बेसिकली ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा। सो इसलिए मैं इसे बॉक्स में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा कुछ याद करने जैसा इसमें है नहीं, सेमी इनफाइनाइट, ठीक। अच्छा, इसी में सेमी इनफाइनाइट की बात हो गई तो एक इम्पॉर्टेंट केस और देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं है मतलब फेमस, बट कोई सा भी वायर हो, इनफाइनाइट या सेमी इनफाइनाइट, एट the or at any point on the axis of any straight wire at any point on the axis of straight wire, the magnetic field is always zero. So always zero. So ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देनी, ये एक थर्ड इम्पॉर्टेंट सिनेरियो टाइप में बन जाएगा कि अगर कोई वायर है, ठीक है, उसमें करंट जा रही है और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमें लेट्स से इस पॉइंट पे चाहिए, पी पॉइंट पे, सो BP क्या होगा, जीरो आएगा। पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो जीरो ही आएगी, ये हमें लेके चलना है। क्योंकि अगर वायर के एक्सिस में देखें, अगर एक रैंडम वायर भी है, ठीक है, और इनफाइनाइट है, नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सपोज ये इनफाइनाइट वायर है, बट हमें जो ऑब्जर्व करना है वो किसी पॉइंट यहाँ पर लेट्स से Q पे करना है, सो गारंटी है कि B एट Q विल बी जीरो, बिकॉज वो वायर की एक्सिस में है। तो कभी भी बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये जरूर ध्यान देना है कि कहीं वायर के एक्सिस पे तो नहीं सॉल्व कर रहे हैं हम, तो थोड़ा सा उस चीज का आपको केयरफुल रहना है। तो बताओ यार, ये तीनों चीजें समझ आ गई कि नहीं? मैं क्वेश्चन देना स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले एक बार पहले आप लोग एक बार रिवाइज कर ले, लिख लें, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेते हैं हम। ये सबको ओके? सर या सर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ तो ऐसा देखा था ना कि साइन मतलब थीटा कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव होता है, वो सब। हाँ, क्योंकि उसमें EX और EY दोनों थे, ठीक है। सो उसमें हमें देखना पड़ता है कि डायरेक्शन इधर अप हो सकती है या तो फिर डाउन हो सकती है, ठीक। इसमें कोई टेंशन नहीं है उसकी, क्योंकि वायर कहीं पे भी ले लो, इस पूरी साइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, इनटू ही आएगी। तो चाहे θ1 की ले लो चाहे θ2 की ले लो, दोनों की क्या होगी, इनटू होगी। वहां चेक करना होता था कि θ1 इस पार्ट की वजह से अगर ये प्लस है, सो कहाँ होगी एरो, इस तरफ होगी, और ये प्लस है तो एरो कहाँ होगी, इस तरफ होगी, मतलब उसके कंपोनेंट क्या हो सकते थे, सब्ट्रैक्ट हो सकते थे, ठीक है। इसमें सारी चीजें क्या होने वाली है, हमेशा ऐड होने वाली हैं,
इसलिए वो θ1 θ2 की टेंशन नहीं है। समझ आया? हाँ सर। ओके गुड। ये केस देख लेते हैं, स्पेशल इनफाइनाइट का याद रखो एकदम तुरंत। सेमी इनफाइनाइट का भी याद रखो। ओके, और ये केस भी याद रखो। चलो तो एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। ओके, सो सबको अभी आइडिया लग गया होगा, मुझे लगता है सबका आंसर आ गया होगा। हमें सबसे पहले, मैं फिर से बोल रहा हूँ बार बार, वी नीड टू टेक द एंगल फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। सो ये क्वेश्चन देने का पर्पस ये था कि जबकि मैंने यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने θ1 θ2 लिए हैं एक परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइन से। तो आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि दिस लाइन इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन, जो वायर के परपेंडिकुलर है। देखो ये परपेंडिकुलर नहीं है ना, ठीक है? सो इसको रेफरेंस नहीं बोल सकते हैं, ये रेफरेंस लाइन होगी। सो सबसे पहले ये थोड़ा सा ध्यान देना है, रेफरेंस लाइन। सो ये रेफरेंस लाइन हमें थोड़ी सी क्लियर रखनी है। ये रेफरेंस लाइन, इसका मतलब जो एंगल हम चूज करेंगे वो रेफरेंस लाइन से चूज करेंगे। नंबर 1 टॉप पॉइंट कितना है, नंबर 2 बॉटम पॉइंट कितना है। क्लियर?
सो ये अगर 60 डिग्री है सो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री। ये दो चीज़ें हमारी हो जाएंगी। तो अब हमें वैल्यू पता है। दूसरी प्रॉब्लम थी हमारी इस आर को फाइंड करना, ये परपेंडिकुलर आर। तो आपको याद है कि ये आर है और ये 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आर कॉस 30 डिग्री। सो बताओ यार, ये सबको समझ आया यहाँ तक? इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं। ओके गुड। सो हम यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं के आई बाई आर परपेंडिकुलर और यहाँ पर साइन 30 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है। सो बी इज इक्वल टू, अभी लिख देते हैं म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और आर जो परपेंडिकुलर है वो रियल में क्या है, आर कॉस 30 डिग्री, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू लिख देते हैं, वो हो जाएगी 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है। या सर मतलब वो नीचे की तरफ है ना, तो साइन ऑफ -30 होगा ना? या ओके 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 सॉरी, टॉप पॉइंट, या सॉरी आई फॉरगॉट, ये तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, सॉरी माय मिस्टेक। एक चीज यहाँ पे ऐड करना भूल ही गए, एंगल्स जो होंगे वो थीटा 1 थीटा 2 या अकॉर्डिंगली ही हमें थोड़ा सा चूज करना पड़ेगा। एक्चुअली अगर ये वायर है और अगर हम इसके वजह से इस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो हम बेसिकली क्या करते हैं, टोटल निकालना है, मतलब ड्यू टू पूरी वायर देखते हैं और फिर ये स्मॉल वायर माइनस करेंगे। ये वायर कम होने का पर्पज ये होता है। तो ये थीटा 1 थीटा 2 थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा हमें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थीटा 1 थीटा 2 के साइन के बारे में। सो यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इफ थीटा 1 इज above reference, if theta 1 is above reference then positive, else negative। ठीक है। and same goes with theta 2, if theta 2 is below reference then positive, else negative। सो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ध्यान देंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर रखेंगे। अगर हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं पहले लिख देता हूँ, थीटा 1 बिलो है, रेफरेंस के बिलो है, जबकि थीटा 1 क्या है, टॉप वाली चीज़ है, टॉप का नेम है। सो इसका मतलब थीटा 1 हो जाएगा -30। और थीटा 2 की बात करेंगे अगर, तो थीटा 2 बिलो है, मतलब सही है, उसे बिलो ही होना चाहिए थीटा 2। सो वो 60 डिग्री। ओके। तो ये इसका मतलब हो जाएगा -30 डिग्री। एंड साइन -30 डिग्री मतलब माइनस ही होता है, माइनस साइन थीटा। इसका मतलब ये वैल्यू -½ आने वाली है। ठीक है। बाकी जस्ट आप वैल्यू पुट कर देंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी। cos 30 की वैल्यू √3/2 आने वाली है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई √3/2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 2√3 पाई आर इंटू 2 एक बाहर भी आ जाएगा, सो बेसिकली फिर से 4 बन जाएगा और ये हो जाएगा √3 - 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी इस क्वेश्चन के लिए मैग्नेटिक फील्ड की। तो एंगल का थोड़ा सा अकॉर्डिंगली हमें ध्यान देना है। बताओ ये समझ आया? इसमें किसी को डाउट कोई? नो सर। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन बताएं। करंट डाउनवर्ड है, मतलब डायरेक्शन की क्या हो जाएगी? outside the plane. ओके, डायरेक्शन ऑफ B at P will be outside।
ठीक है, क्योंकि करंट नीचे जा रही है मतलब सर्कुलर नेचर इन एंड आउट आ रहा होगा उस पॉइंट पे। चलिए ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक, हमें बी पॉइंट पे चाहिए और लेट्स से करंट इसमें जो दी गई है वो हमें एंटी क्लॉकवाइज नेचर की दी गई है। ठीक है, सो करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज नेचर का है। सो आपको पहले मुझे ये बताना है कि डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की एट पी। upwards. ओके, सो सबको समझ में आया? पी पॉइंट पे आउटवर्ड होगा क्या? सर एंटी क्लॉकवाइज है ना, जो B2 है ना। यस, वेरी गुड, राइट हैंड रूल यार, भूल जाते हो क्या? क्या बताया था? करंट स्ट्रेट है, सो ये सर्कुलर, और अगर करंट मतलब सर्किल लूप बना रही है सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड स्ट्रेट। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होना चाहिए? थंब। सर मैं वो एरो की बात कर रहा हूँ सर, B2 है ना। सर वो क्लॉकवाइज ही है। अच्छा, मैंने क्लॉकवाइज दे दिया यार, तो क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग क्या होगा? इनटू द प्लेन। टू द प्लेन। डायरेक्शन एट पी विल बी इनटू द प्लेन। ठीक, अच्छा, सारे पीसेस का इसमें निकालना पड़ेगा। ए बी का अगर हम निकाल लें तो सबका अलग अलग करके निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, सो सपोज ये ए है, ये बी है, सो अगर बीच वाला ऐसा कोई पॉइंट पी है, सो इसका मतलब ये एक फिनाइट वायर है। क्लियर? सो फिनाइट वायर का जल्दी से निकाल दें, क्या हो जाएगा सारी चीजें। सो पहले बी ड्यू टू ए बी निकालें। ए बी वायर की वजह से पी पॉइंट पर कितना होगा फॉर्मूला? थीटा 1 थीटा 2 क्या हो जाएंगे इस केस में, गेस करें। ओके यार, एम आई ऑडिबल नाउ? ओके, तो सपोज हमें ड्यू टू ए बी वायर चाहिए एट पॉइंट पी पर, सो पहले पी की रेफरेंस लाइन हो जाएगी ये। तो अभी आराम से ऐसे देखें कि ये पॉइंट हो जाएगा टॉप वाला एंगल। कितना एंगल होगा ये? 45 डिग्री। और बॉटम वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो मुझे लग रहा है कि अभी सबको समझ आ गया होगा कि अगर बी एट ड्यू टू ए बी चाहिए, ठीक है, एट पी पॉइंट, सो फॉर्मूला हो जाएगा के आई। बताओ आर परपेंडिकुलर क्या होगा? एल होगा क्या? सर L/2 होगा ना? एल बाई टू होगा, एग्जैक्टली, वेरी गुड यार। so ये हमें थोड़ा सा चीज़ों को केयरफुल रखना है। बस एग्जाम में यही गलतियां होती हैं, सब पता होता है, आपने सब पढ़ा है, बट वो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मैं इसको पॉइंट आउट करके लिखने का ट्राई करता हूँ, सिली मिस्टेक्स ना हो, जिससे कि ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान देनी है। ये हमारी एल बाई टू है एक्चुअली, तो ये हो गई एल बाई टू। अभी साइन सबको समझ में आया? साइन 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। सो इसका मतलब दोनों क्या होंगे? 1/√2 ऐड हो जाएंगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा के आई बाई एल बाई टू। सो बेसिकली 2 ऊपर जाने वाला है एल इंटू ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स है 1/√2। क्लियर? क्योंकि 45 मतलब 1/√2। तो चाहिए तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और के की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो बी ड्यू टू ए बी एट पी होगा, वो कितना हो जाएगा? के को लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और 4 का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो हो जाएगा पाई L√2। सबको समझ आया ये? हाँ सर। अच्छा अच्छा, ड्यू टू होल लूप अगर पूछें, ड्यू 4 टाइम। 4 फुल टाइम्स होगा। लूप, यस, वेरी गुड। सो ड्यू टू फुल लूप, बिकॉज सारी वायर्स का हमें पता है, सो बीपी विल बी जस्ट एडिशन ऑफ ऑल। सो बीपी विल बी बी ए बी प्लस बी बी सी प्लस बी सी डी प्लस सी ए। सारे वायर्स का ऐड होने वाला है, हमें पता है डायरेक्टली आंसर सेम आने वाला है। तो बीपी को डायरेक्टली लिख देंगे, इट विल बी 4 म्यू नॉट आई बाई पाई √2 एल और √2 पाई एल।
सो थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि √2 एक कैंसिल कर दे और ये देखिए कुछ 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई एल। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बता दो यार। ये बिल्कुल समझ में आ गया सबको? हाँ सर। ओके, सो इससे रिलेटेड और भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। सो मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ, आप लोग सॉल्व करके रखें, फिर मैं उनको आराम से सोल्यूशन उनका क्लियर करता हूँ। अगर किसी को नहीं समझ आया कुछ भी तो बता दो यार, कुछ भी डाउट है तो बता दो। चले तो कर लेते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, तो समझ आया यार कितने लोगों को? हाँ सर। आ गया ना? ओके, वेरी गुड। तो देख लेते हैं, इसका सॉल्विंग देख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ है आर परपेंडिकुलर फाइंड करने की, बाकी कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही छोटी सी बात है वैसे, बट फिर भी थोड़ा जल्दी जल्दी में कुछ लोग की हैबिट होती है एल को यूज कर लेते हैं, तो वो यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर कुछ हमारे में प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सिर्फ हो सकती है हमें एल को फाइंड करने में, सॉरी आर परपेंडिकुलर को फाइंड करने में। तो मुझे पता है अगर ये सेंटर है और मुझे ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, सो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे इस तरीके का। हमें पता है कि पूरा 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये है l/2। क्लियर? तो आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? आर परपेंडिकुलर बाय 2 sin थीटा। यस, सो इसमें हम लगा सकते हैं आर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई l/2। इसमें क्या लगा सकते हैं, tan 30 डिग्री लगा सकते हैं। सबको समझ आया? ये है आर परपेंडिकुलर, ये वाली डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये l/2 बेस है, सो परपेंडिकुलर ओवर बेस लगा देंगे tan 30 डिग्री। tan 30 कितना होता है 1/√3। सो इसका मतलब आर परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आर परपेंडिकुलर की वैल्यू? l/2√3। ये सबको समझ आ गया यार? यही मेन था। ठीक, अच्छा एक और चीज मेन है, क्या? एंगल। इस बार θ1 एंड θ2 कितने होंगे? 30 डिग्री, सॉरी नॉट 30 डिग्री, 60 हमें कहाँ से लेने होते हैं एंगल? पॉइंट से लेने होते हैं। सो θ1
and theta 2 will be 60 डिग्री। तो ये चीज थोड़ी सी हमें यहाँ पे केयरफुल रहना है, गलती नहीं करना है कि ये एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। और एक पॉइंट टॉप है और एक पॉइंट बॉटम है नीचे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी की जस्ट हम यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं, फिर ये हो जाएगा के आई बाई आर परपेंडिकुलर और साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो दोनों को सॉल्व कर दें। बी की वैल्यू अच्छा बी की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि 3 टाइम्स हो जाएगी। हमें पता है कि तीनों वायर्स की क्या होने वाली है, ऐड होने वाली है। सो बी की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ दिस। सो बी पी जो हमें पी पॉइंट पे चाहिए ये हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ दिस, 3 इंटू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर परपेंडिकुलर की जगह पर है एल बाई 2√3 और यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स ऑफ √3/2, ठीक है। सो ये चीज हो गया पूरा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 टॉप पे जाएगा एंड 3 and 3 विल बिकम 9। सो फाइनल आंसर हो जाएगा बी पी विल बी 9 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एल। बताओ यार किसका आंसर करेक्ट आया था ये? ओके हाँ सर। ओके गुड गुड हाँ यार, सर। वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत सही यार फिर। सो बहुत अच्छी बात है ये। सो अभी आप लोग को समझ आ गया कि किस तरीके से हमें काम करना है, कैसे वायर यूज करना है। डायरेक्शन अभी पता चली गई है। करंट कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। सो हमें पता है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन ऑफ बी वो क्या हो जाएगा बताएं? एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। आउटवर्ड, सो आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन होगी। ओके गुड। तो ये था एक क्वेश्चन जिसमें सारा कुछ हमें ऐड ही करना पड़ रहा था, ठीक है। सारी डायरेक्शन से एकदम अच्छे से ऐड करनी पड़ रही हैं। तो अभी एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, जिसमें थोड़ा सा चेंजेस होने वाले हैं, आपको थोड़ा सा प्रॉपर लॉजिक के साथ करना है। ओके ये क्वेश्चन सॉल्व करें, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सो इसे ट्राई करें। सो इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, इसलिए मैं नेम भी दे देता हूँ पूरी वायर के पॉइंट्स के। सो लेट्स से ये ए बी सी डी ई एफ सारी वायर्स के मैंने नेम भी दे दिए हैं यहाँ पर। सो यहाँ पे डायरेक्शन भी आपको बतानी है, डायरेक्शन भी थोड़ा सा केयरफुल रहना है। चलो ट्राई करिए। ऐसे केसेस में आपको तुरंत सोच के रखना है कि किस वायर की वजह से सेम होंगी, किस वायर की वजह से जीरो होंगी। तो पहले मुझे ये बताओ देख के, जीरो किस वायर की वजह से होगी? जल्दी से देख के बताएं किस वायर की वजह से जीरो होगी? ए बी एंड डी। ए बी एंड डी, सबको समझ में आया? ए बी एंड डी जीरो होगी। हाँ बताएं प्रथमेश क्यों जीरो होगी ए बी एंड डी? सर वो करंट और पी पॉइंट लाइन ऑफ एक्सिस में, मतलब लाइन एक ऑफ एक्सिस में, वेरी गुड। इस वायर के लाइन में ही ये पॉइंट पी है, सो बेसिकली इसलिए क्या हो जाएगा जीरो। हमने थर्ड स्पेशल पॉइंट दिया था। सो बी पी इज जीरो ड्यू टू ए बी एंड डी।
तो 2 वायर हमारे उससे हट गई। क्लियर? अब बताओ डायरेक्शन डिफरेंट। बीपी की जो डायरेक्शन है वो किन के वजह से इनटू द प्लेन है? चेक करके बताओ किस वायर के वजह से इनटू द प्लेन है। सर सीडी की वजह से। C and AF. ओके, सो कुछ लोग कह रहे हैं सी डी, कुछ लोग कह रहे हैं बी सी, कुछ लोग कह रहे हैं ए एफ। बताएं, सर। फिर से एक बार चांस दे रहा हूँ, कौन सा करेक्ट है? सर EF और FA। हाँ ई एफ और एफ ए। ओके, वेरी गुड। सो ये जो ए एफ है और ई एफ, ये 2 वायर्स की वजह से इनटू द प्लेन है। ऐसे फील करो ना, ये जो वायर है ई एफ, इस तरफ का पॉइंट याद करो कि अगर थंब इस तरफ है, तुरंत राइट हैंड यूज करो यार, तुरंत थंब इस तरफ है, फिंगर्स अगर कर करो तो किधर इनटू हो रही हैं? इधर इनटू हो रही हैं और इस तरफ आउट होगी। इसका सर्किल ऐसे ही बनेगा ना। तो इसका मतलब ये होगा कि पी पॉइंट पर अगर इस वायर के थ्रू देखोगे तो क्या होगा? इनटू। अगर इस वायर के थ्रू देखोगे तो इस तरफ क्या आएगा? इनटू, और इस तरफ आउट। यार वो याद है ना, ये वाला सीन याद करो, कर्ल वाला। क्लियर है पक्का? हाँ सर। ओके, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनटू द प्लेन होगा किसके वजह से? ड्यू टू ई एफ एंड ए एफ। ठीक है, इनके वजह से इनटू द प्लेन होगा। अच्छा, आउट ऑफ द प्लेन किसके वजह से होगा? बताएं तो। बीसी वायर बताओ, बीसी वायर की वजह से क्या होगा? ये वायर इस तरफ है ना, थंब डाउनवर्ड। आउट सर बीसी और आउटसाइड। यस, थंब अगर डाउनवर्ड है तो सर्किल जो बनेगा वो यहाँ पर इनटू जाएगा। फिंगर्स कर्ल करके चेक करना है आपको। आपको क्या करना होता है? थंब रखो नीचे की तरफ, राइट हैंड का थंब रखो नीचे की तरफ और फिंगर्स को प्लेन में कर्ल करने का ट्राई करो। तो जब इस प्लेन पे आप फिंगर टच करोगे तो इस तरफ फिंगर्स आपकी इनटू जाएंगी, और हाथ अगर घुमाते हुए रिटर्न लाओगे तो इस तरफ आउट आएगी। तो इसका मतलब इस वायर के लिए ये वाले पॉइंट पे आउट आएगा। अच्छा, सीडी के लिए भी चेक कर ले। सीडी के लिए ये पॉइंट आउट आएगा और ये पॉइंट इन आएगा, बट हमें किस पॉइंट पे चाहिए? इस पॉइंट पे। मतलब क्या होगा? दोनों की वजह से आउट आने वाला है। अच्छा ये बताओ, मैं सेपरेटली डायरेक्शन लिखना क्यों सिखा रहा हूँ? मैं इतना डिटेल में ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ? कोई बोले, बता सकता है, गेस कर सकता है? नेट डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सर। यस, वेरी गुड। एग्जाम में सिर्फ डायरेक्शन फाइंड करने को भी आता है। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन ही है। एग्जाम में इधर मैग्नीट्यूड का भी आता है और डायरेक्शन भी पूछ लेता है कि इस फिगर में इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको सारे कंपोनेंट्स को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक, अब मुझे कॉमन सेंस बताना। ठीक है, कॉमन सेंस बताओ कि किन वायर की वजह से ज्यादा होगा? बीसी एंड सीडी की वजह से ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड, या फिर एएफ की वजह से? बताएं, बीसी एंड सीडी या फिर ईएफ एंड एएफ, किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड? BC and CD। क्यों? वो लेंथ कम है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है, लेंथ कम। अच्छा, डिस्टेंस कम है, ठीक है। इस लेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हाँ सर, वही परपेंडिकुलर। कि एंगल तो वही बनने वाला है। तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि θ1 और θ2 तो सेम है, क्योंकि ये देखो, ये एक लाइन है ना, दिस इज द लाइन ऑफ प्रोजेक्शन। So θ1 and θ2 is same for both. θ1 क्या है? 0। θ2 कितना है? बताया, θ2 कितना होगा? 45। 45 डिग्री। गुड। सो ये बेसिकली है 45 डिग्री।
सो थीटा 1 थीटा 2 45 डिग्री। अच्छी बात यह है कि इसका भी थीटा 1 थीटा 2 वही होगा, थीटा 1 0 थीटा 2 45 डिग्री। ठीक, तो इसका मतलब मैटर क्या करेगा, क्लोज कौन है। सो ये सी डी वाला क्लोज है, सो इसलिए डायरेक्शन होगी ये, बिकॉज इट इज क्लोजर टू पॉइंट P। ओके, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस तरीके से हम डायरेक्शन भी निकाल रहे हैं। सो नेट डायरेक्शन इसका मतलब क्या आएगी, नेट डायरेक्शन। नेट डायरेक्शन बताएं, आउट ऑफ द प्लेन। टुवर्ड्स। या कौन जीतेगा, ये वाला। ठीक है, सो बताओ ये क्या थी डायरेक्शन, इसके वजह से आउट ऑफ द प्लेन थी। सो इसका मतलब नेट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउट ऑफ द प्लेन। अभी सबको समझ आया हाउ टू फाइंड द नेट डायरेक्शन, क्लियर। अब जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैल्यू निकाल के बताएं जल्दी से। डायरेक्शन क्लियर है, एक क्वेश्चन क्लियर है, डायरेक्शन के कहाँ पर होगी P पॉइंट पर। अब जल्दी से क्वेश्चन निकाल देंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि कौन जीतने वाला है, ये। ठीक है, बट इसके वजह से इनटू है, सॉरी आउट है, और इसकी वजह से इनटू है, मतलब दोनों क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। सो बी नेट अगर हमें चाहिए, सो वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी ड्यू टू बी सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी ड्यू टू ए एफ। सबको समझ आया ये माइनस क्यों किया, बिकॉज ये आउट है और ये इन है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और फाइनल आंसर हमारा आउट जैसा आना चाहिए, मतलब ये ज़्यादा होना चाहिए। अब जल्दी से सॉल्व कर देंगे। सो 2 इंटू ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर कितना है पहले वाले के लिए, टू एल है, तो आर परपेंडिकुलर है एल, और ये हो जाएगा साइन पहला 0 प्लस साइन 45 डिग्री, ये हो गया पहला, माइनस 2 इंटू वही म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और अब इसकी डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर 2l। ठीक है, और साइन 0 प्लस साइन 45 डिग्री, तो ये वैल्यू हो गई। सो मुझे लग रहा है अभी कॉमन क्या आ सकता है, म्यू नॉट आई बाई, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई एल कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ पर बचेगा साइन 45 मतलब 1/√2 माइनस, यहाँ से भी 2 एक कैंसिल आउट हुआ और 2 बच गया, सो 1/2√2। क्लियर, सो 1/√2 माइनस ½ √2 क्या आ जाएगा, 1/2√2। सो बी नेट का आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई √2। ओके, बताओ यार कुछ डाउट किसी को। सर मुझे एक डाउट है हाँ बताएं। सर, इस केस में हमने इनवर्ड और आउटवर्ड वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है उनको सब्ट्रैक्ट किया ना, हाँ हाँ, तो फिर हमने स्क्वायर के केस में क्यों नहीं किया वो सब्ट्रैक्ट। स्क्वायर के केस में सारे सेम डायरेक्शन थे, डायरेक्शन एट पी इनटू द प्लेन ड्यू टू ऑल। चेक करो, ए बी बी सी सी डी डी ए, देखो सबके वजह से इनटू द प्लेन आएगा, चेक करो। हाँ सर। समझ आया, हाँ सर। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ऐसा ब्लाइंडली नहीं कर देना है, चेक करके किया हुआ है कि सबके वजह से इनटू द प्लेन आ रहा है। मतलब क्लोज लूप में सेम ही होगा। एग्जैक्टली अगर एक फुल क्लोज लूप है और आप इनसाइड द क्लोज लूप देख रहे हैं तो सेम होगा। मतलब अगर इसी सर्किल में, इसी क्वेश्चन में, लेट्स से ये क्वेश्चन था, और अगर मैं इधर किसी पॉइंट पे चेक करता, ठीक है, तब सबके वजह से सेम आता, इसके वजह से
इनटू आता और इसके वजह से भी इनटू आता, ठीक है। सो इनसाइड अ क्लोज लूप अगर देख रहे हो देन यू कैन यूज दैट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लॉजिक। तो चाहिए तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं स्टार मार्क करके, इनसाइड अ क्लोज लूप we can solve directly समझ आया? इनसाइड क्लोज लूप हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर क्लॉकवाइज है तो इनटू, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउट। समझ आया क्या सबको? यस सर। ओके, सो मुझे लगता है स्ट्रेट वायर का सबको क्लियर हो गया होगा। कोई टेंशन, किसी को कोई डाउट? नहीं। ओके, चले फोर्थ स्टार्ट करते हैं फिर। Okay, so at the center of circular arc, ओके, सो एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क अगर हम डिस्कस करें तो ये कुछ ऐसा है। सर्कुलर आर्क आप समझ गए कि एक सर्कल का पार्ट होने वाला है वो। ओके, तो लेट्स से ये सर्कल आर्क का सेंटर है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये सर्किल आपके सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है ये थीटा, ये थीटा कितना है, ठीक। तो सर्कुलर आर्क का थीटा कितना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, डायरेक्शन। डायरेक्शन मुझे लगता है आप सब लोग को क्लियर है। अगर मैंने ये डायरेक्शन दी तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी इस पॉइंट पे? इनवर्ड। सबको समझ आया? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फील करना है। सो ये क्या हो गया? इनवर्ड। सो इनटू द प्लेन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड की अभी मैं ऐसा कुछ डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ, क्लॉकवाइज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं। नंबर 2, आर परपेंडिकुलर कितना होगा इस केस में? रेडियस, या उसकी जो रेडियस है वही आर परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर है ये सबको यहाँ तक? ओके, तो अब हम सॉल्व कर देते हैं कि लेट्स से हमें इस आर्क की वजह से करना है। तो जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला वो है B इज इक्वल टू के आई बाय आर इंटू थीटा, ठीक है। जहां पे थीटा आपको किस में रखना होगा? रेडियन। रेडियन में। गुड। जब भी थीटा अकेले होता है तो वो किस में होता है? रेडियन में होता है। सो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि उसको रेडियन में रखना है। तो अभी सबको क्लियर है किसी आर्क के वजह से कैसे कर सकते हैं? याद रहेगा फॉर्मूला क्या है? बाय आर इंटू थीटा। डेरिवेशन की देखो कुछ ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन तो बहुत ही सिंपल ही है। जैसे काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं यार इन सब चीज़ों का डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कि क्या करना होता है। एक एलिमेंट ले लिया, यस, ये एलिमेंट ले लिया और यार
Keep your mic off. यार जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है यार। वोट लागली असेल ग हा ते तू हेच करू नकोस की आहे ओके, सो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि अगर हम डेरिवेशन के बारे में चाहें तो डेरिवेशन भी बहुत ही सिंपल देख सकते हैं बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एंगल मान लेते हैं क्या है, यहाँ पर डी थीटा है, ठीक है। सो यहाँ पे डी थीटा है और उस डी थीटा को हमें जो इंटीग्रेट करना रहेगा एक थीटा रेंज तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चाहिए तो इसे थीटा नॉट अगर मान लेते हैं तो उसको अंडरस्टैंडिंग में बेटर हो जाता है। अब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हमें पता है डीबी को हमें इंटीग्रेट करना है और डीबी का हमने बताया था कि फॉर्मूला क्या रहता है, के आई डी एल, ठीक है, के इंटू आई डी एल, और ये क्या रहता था, साइन थीटा डिवाइडेड बाय जो बीच की डिस्टेंस है, दैट इज आर स्क्वायर, ठीक। अभी ये जो साइन थीटा की बात करें, ये थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना है कि ये साइन थीटा ये वाला थीटा नहीं है। ये साइन थीटा क्या है, आर वेक्टर और करंट का जो एलिमेंट है उसके बीच का एंगल। सो ये तो 90 डिग्री होगा। करंट एलिमेंट जो आइडियल है और आर वेक्टर है उन दोनों के बीच का एंगल है ये साइन थीटा, ये तो 90 डिग्री है। सो मतलब ये साइन 90 डिग्री, इसकी कोई टेंशन ही नहीं है, हमें टेंशन है डीएल की। सो डीएल जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं आर इंटू डी थीटा। सो बेसिकली ये साइन हट गया, इंटीग्रेशन ऑफ के आई डी एल को लिख सकते हैं कि आर इंटू डी थीटा और एक नीचे आर स्क्वायर है। सो एक आर कैंसिल आउट हुआ, बचा सिर्फ क्या, आर, के लेमडा बाई आर बाहर आ गया और डी थीटा को इंटीग्रेट करोगे थीटा तक तो क्या आएगा, थीटा आएगा। सो इसलिए बहुत ही स्ट्रेट डेरिवेशन है। सो यहाँ पे इतना रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ भी उसका, तो इसलिए मैंने वो डिस्कस नहीं किया हुआ है। सो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला याद रखेंगे, बेटर रहेगा कि ये हमारा फार्मूला रहेगा थीटा का मल्टीप्लाई करना अगर किसी भी पॉइंट में। सो अगर हम बात करें के को, हम मैंने बताया भी कि इस पॉइंट में पाई बेटर रहेगा क्योंकि थीटा में भी पाई आने वाला है और कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बेसिकली अगर देखेंगे सो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा। अच्छा, अभी यहाँ से क्या कर सकते हैं कि कुछ स्पेशल केस जैसे हमने प्रीवियसली बात किए थे, कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी याद रख सकते हैं। तो कुछ स्पेशल केसेस देखें। ओके, सो स्पेशल केसेस में वो पॉइंट्स हमारे क्या क्या है, नंबर 1, अगर एक हाफ रिंग है, सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कुलर आर्क है अगर, तो सेमी सर्कुलर आर्क के सेंटर पे अगर हमें चाहिए, सो सेमी सर्कुलर आर्क के सेंटर पे हमें ये चाहिए, इसकी रेडियस आर है, करंट कुछ भी डायरेक्शन में करंट जा रही है। सो अभी हमें यहाँ पे क्लियर है, बी का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। अभी यहाँ पे क्या रखना है हमें, थीटा। अच्छा, सेमी सर्कुलर आर्क है तो थीटा कितना बनाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब रेडियन में कितना, पाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, पाई रखेंगे और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 आर। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट है हमारा सर्कुलर आर्क।
कभी कभी सर्कुलर आर्क को रिंग जैसे भी कह देता है, टेंशन नहीं लेना, रिंग भी बोल सकते हैं। अभी थीटा कितना हो जाएगा, थीटा विल बी 360 डिग्री। इसका मतलब ये है कि 360 को कितना लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आपसे एक सर्किल के सेंटर पे पूछे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्किल के सेंटर पे अगर आपसे पूछ रहा है, करंट किसी भी डायरेक्शन में होगी, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो सर्किल के सेंटर पे बी सेंटर, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू ये हो जाएगा 2 पाई। सो जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, 2 पाई है। तो इसका मतलब फाइनली जो बी सेंटर का आंसर आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और मैंने आपको यही समझाया था कि ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो सर्किल का आंसर है उसमें पाई नहीं आता, और जो इनफाइनाइट वायर है उसमें पाई आता है। तो इसलिए आपको ये दोनों चीजें थोड़ी सी माइंड में रखनी चाहिए। तो ये डेटा सबको क्लियर है, ये दोनों पॉइंट्स? हाँ सर। ओके, गुड गुड, ठीक है। एक बार देख लें, फार्मूला याद कर लें अच्छे से, फिर इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। एक बार पूरा फार्मूला देखें। ओके, सो क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर दो सेमी इनफाइनाइट वायर है और एक क्वार्टर ऑफ आर्क है। सो ये रेडियस से पता चल रहा है कि ये क्वार्टर ऑफ आर्क है। सर आपकी आवाज अटक रही है। हाँ सर। ओके, एक सेकेंड, जस्ट वेट। ओके, वॉइस आ रहा है मेरा भी क्लियर? हाँ आ रहा है अभी। ओके,
सो ये क्वार्टर ऑफ आर्क है और ये दो सेमी इनफाइनाइट वायर है. वी नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इसमें कितने कंपोनेंट हैं. कितने कंपोनेंट हैं? 1 2 3. सबसे पहले चेक करना है डायरेक्शन का किधर होगी. बताएं, सारे कंपोनेंट की सेम है या अलग है? सेम है सर. सेम है. पक्का सबको समझ में आ गया? सारे कंपोनेंट की वजह से डायरेक्शन किधर है? इनटू या आउट? इनटू. इनटू द प्लेन. So into the plane है due to all components. So due to all components 1 2 and 3 मैग्नेटिक फील्ड क्या है? into the plane है. मतलब हमें इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? सबको ऐड करना पड़ेगा. So BP will be B1 plus B2 plus B3. तो जल्दी से सॉल्व करके निकालें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ इसे. ओके, सो देख लेते हैं यार. मुझे लगता है अभी क्लियर समझ में आ गया होगा. BP वायर नंबर 1 कैसी वायर है? इनफाइनाइट वायर है. बताएं इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला. सॉरी सेमी इनफाइनाइट वायर है. ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर नहीं है, सेमी इनफाइनाइट वायर है. तो इसका कितना होता है? 4 पाई आर. सबको समझ आया यार? V1 ओके गुड. अभी आर्क के वजह से लिखेंगे, सो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर. आर्क की वजह से थीटा कितने डिग्री है? ये π/2. 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 वेरी गुड यार, ये है π/2. ठीक, प्लस वो भी सेमी इनफाइनाइट है और उसके वजह से भी वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट बाय 4 पाई आर. क्लियर? चाहिए तो यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं, दिस इज अ सेमी इनफाइनाइट वायर. ओके, सो फाइनली BP का आंसर हो जाएगा. डायरेक्शन हम पहले ही लिख चुके हैं, डायरेक्टली BP पॉइंट लिख सकते हैं. वो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर. वो आ जाएगा कॉमन. ठीक है, सो इसका मतलब 4 पाई आर कॉमन आ जाएगा. तो अंदर कितना बचेगा? 1 and 1 ये ऐड हो जाएगा 2 प्लस पाई बाई 2. क्लियर? सबको समझ आ गया? हाँ सर. ओके, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं. हो सकता है ऑप्शन में आपको 4 प्लस पाई दिखे, सो इसका मतलब क्या ले लिया? LCM लेके सॉल्व कर दिया है, तो टेंशन नहीं लेना है. ठीक है, मे बी K दिख जाए. अगर K यूजुअली नहीं दिखेगा, म्यू नॉट के टर्म्स में ही आंसर रहता है. सो मुझे लगता है अभी क्लियर है. ये वाला क्वेश्चन में कुछ उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होगा. एक और एग्जांपल देता हूँ और आप लोग इसे जल्दी से आंसर करने का ट्राई करेंगे. जल्दी से सॉल्व कर लें, मैं फिर डिस्कस करता हूँ.
ओके, तो आई गेस सबको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने पीछे क्वेश्चन में भी किया हुआ है, डायरेक्शन चेक करेंगे। कितने कंपोनेंट हैं यहाँ पर? 3 कंपोनेंट है, 1 2 एंड 3। डन। बताओ डायरेक्शन, बताओ क्या होगी? इनवर्ड। इनवर्ड। पक्का? हाँ। ओके, सो ये एंड क्लॉकवाइज डायरेक्ट पार्ट है, सो उसकी वजह से क्या होगी? इनटू द प्लेन। अच्छा, कितने कंपोनेंट की वजह से इनटू द प्लेन है? एक ही कंपोनेंट। एक ही। ड्यू टू 1 2 और 3, किसके वजह से? 2 2 के वजह से, ड्यू टू 2। ठीक है, अच्छा तो यार 1 और 3 का क्या होगा फिर? सर वो जीरो Zero. जाएंगे ना, जीरो वो जीरो, सेम प्लेन में, वेरी सेम गुड, एक्सिस। सेम एक्सिस में है। ओके गुड, सो सेम एक्सिस में है इसलिए हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात मिलेगी, B1 एंड B2 आर गोइंग टू बी जीरो। सो अगर मैं BP की बात करूंगा तो वो हो जाएगा कंपोनेंट 1 प्लस कंपोनेंट 2 प्लस कंपोनेंट 3। और बहुत ही अच्छी बात होने वाली है दैट ड्यू टू कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 3 जीरो। रीजन क्या है? बिकॉज P is at the axis of wire। ओके, तो हमें सिर्फ इसका मतलब क्या सॉल्व करना है? BP इज इक्वल टू नथिंग बट B2। ठीक है, और B2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I बाई 4 पाई R इंटू कितना एंगल हो जाएगा? 3 3 pi. ओके, सबको क्लियर है यार? ये समझ आ गया क्वेश्चन? हाँ सर। ओके, हाँ अब मैं एक फिगर बनाता हूँ। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको फिगर में से ही समझ के करना है कि क्वेश्चन क्या है और एग्जैक्टली क्या पूछा हुआ है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, चलिए कोई मुझे ये फिगर एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर समझाए क्या हो रहा है। इसमें 3 कंपोनेंट है और क्या क्या कंपोनेंट का रोल है बताएं। कोई बताए जिसे फिगर समझ में आ गया एग्जैक्टली कि कौन सी वायर किस प्लेन में है। हाँ सर। ओके हाँ, बताएं, फर्स्ट वायर सर किस प्लेन में है? XZ प्लेन में है, -x और ओके, सो बेसिकली ये XZ प्लेन में है। वेरी गुड यार, XZ प्लेन। एंड नंबर 2 XY प्लेन में। XY प्लेन में है।
एंड नंबर 3 वो भी एक्स वाई प्लेन में। वो भी एक्स वाई प्लेन में। वेरी गुड यार। सो एक्स वाई प्लेन में। सो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्शन क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, सो बताओ सबकी डायरेक्शन पहले क्लियरली लिख लेते हैं। B1 की डायरेक्शन बताओ किस तरफ होगी ड्यू टू कंपोनेंट 1, इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड। 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 एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में बताओ किस तरफ दिखेगी? वाई माइनस जी। माइनस जे। वेरी गुड। बिकॉज ये एक्स वाई प्लेन है, पहले हम लिखेंगे कि दिखेगी कैसे, इनटू द प्लेन। पहले दिखेगी इनटू द प्लेन। ठीक, और इनटू द प्लेन, प्लेन कौन सा है इसका, एक्स जेड है। और एक्स जेड प्लेन में इनटू नीचे की तरफ देखोगे तो क्या दिखने वाला है हमें, माइनस वाई। तो इसका मतलब डायरेक्शन किस तरफ है, माइनस वाई की तरफ, मतलब माइनस वाई एक्सिस की तरफ। समझ आया यार सबको B1 के बारे में? अच्छा B2 बताएं, कहाँ होगी, इनटू या आउट? इनटू। इनटू ही होगी। वेरी गुड। सो रहेगी तो इनटू ही, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। लेकिन कौन सा वाला प्लेन, एक्स वाई वाला प्लेन। और एक्स वाई प्लेन का इनटू मतलब कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, प्लस कौन सी, ये वाली है। सॉरी जेड वाली, माइनस जेड। माइनस जेड वाली। इनटू जा रहा के है कैप। माइनस जेड एक्सिस। सो बेसिकली ये अगर देखें तो ये माइनस जे कैप हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के कैप। तो इसका मतलब समझ गए कि ये क्वेश्चन में जब ऐड करोगे ना B1 प्लस B2 तो किस में ऐड करोगे, वेक्टर फॉर्मेट में ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं ऐड कर देंगे कि इनटू द प्लेन है तो सबको ऐड करते चले गए, क्योंकि इन सब का प्लेन इनटू अलग अलग है, 3D व्यू दिया हुआ है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन के थ्रू ये वाली चीजें क्लियर हो जाएंगी सबको। पक्का क्लियर हो गई 3D वाला पार्ट? थर्ड की वजह से क्या होगा, इनटू या आउट? इनटू। तो थर्ड वाले की वजह से इनटू द प्लेन है। और लकली अच्छी बात ये है कि ये भी एक्स वाई प्लेन है। सो एक्स वाई प्लेन पे अगर इनटू देखोगे तो वो अभी भी नेगेटिव जेड एक्सिस है। सो इसका मतलब ये और ये ऐड हो जाएंगे, बट ये वाला ऐड नहीं होगा, वो माइनस जे कैप है। तो अभी सबके वजह से निकाल देते हैं। बी एट ओरिजिन विल बी B1 प्लस B2 प्लस B3। डन। अच्छा, फॉर्मूला सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला बताएं। चलो कोई स्टूडेंट बताओ, 1 वाला सेमी इनफाइनाइट है, फॉर्मूला क्या होगा? KI/R। या सो अगर के की वैल्यू हम लिखें सो इट विल बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। अच्छा याद रखें एट द एंड ऑफ सेमी इनफाइनाइट है ये जो फॉर्मूला है, एट द एंड ऑफ सेमी इनफाइनाइट। ऐसा नहीं कि कोई भी सेमी इनफाइनाइट दे दे और आप सीधे लगा दो फॉर्मूला। तो ये हो गई माइनस जे कैप में। B2 की बात करें, बताएं, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू पाई, क्योंकि हाफ है और ये है माइनस के कैप की तरफ। प्लस B3 की बात करें तो ये भी सेमी इनफाइनाइट है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, लेकिन ये किस तरफ है, माइनस के कैप की तरफ। तो इसका मतलब अगर हम सॉल्व करेंगे B नॉट को तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर अगर कॉमन ले तो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, माइनस जे कैप माइनस पाई प्लस 1 के कैप। क्लियर? सो ये भी तो डायरेक्शन है। अगर मैग्नीट्यूड पूछ ले, ये पूरा वेक्टर हो गया, अगर मैग्नीट्यूड पूछ ले तो आप लोग समझदार हैं, आपको पता है आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, और ये आई कैप और जे कैप वाले को रूट के अंदर, सो रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस पाई प्लस 1 स्क्वायर। समझ आया यार सबको? हाँ सर। हाँ। मैग्नीट्यूड भी अच्छे से समझ आया? ओके।
गुड। तो पक्का ये 3D वाला कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 3D वाला याद रहेगा, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फाइनल डायरेक्शन एक तो ये वेक्टर के फॉर्मेट में आएगा, और अगर मैग्नीट्यूड पूछ सकता है तो इस टाइप का भी थोड़ा सा आंसर आ जाएगा। बाकी आप अपना स्क्वायर वगैरह कर लोगे, मतलब मैं एज अ फाइनल आंसर लिख दूं, अगर फाइनल आंसर आएगा म्यू नॉट है। ओके, सो इस टाइप पे अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी ये ओके हो गया होगा। 3D वाला पार्ट सबको समझ में आ गया है? डन। सर मुझे एक डाउट है। हाँ पूछिए। सर हमने वो जो उसकी डायरेक्शन लिखी है ना, हम्म, उसमें हम सब पाई नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि डायरेक्शन तो माइनस के कैप है ना। डायरेक्शन तो माइनस के कैप है, कहाँ ये? हाँ सर। अरे ये तो आर्क है ना, ये तो आर्क का फॉर्मूला किया हुआ है हमने। वही सर, फिर अगर हम मैग्नीट्यूड कॉमन ले तो -j -4 पाई+1 के कैप है, वो उसकी डायरेक्शन है ना। अरे ये हमने ये अमाउंट कॉमन लिया है, तो ये अमाउंट तो बाहर रहेगा। ये मल्टीप्लायर है ना, पाई को भूल जाओ। सपोज पाई की जगह लिखा है 2, ठीक है, तो एट द एंड यहाँ पे 2 दिखेगा ना, मतलब आपको ये ऐसा दिखेगा ना, -j कैप -3 के कैप, ऐसा दिखेगा ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये भी मैग्नीट्यूड में पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसा कंफ्यूज मत हो कि ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, बट स्क्वायर करके अगर इनसाइड स्क्वायर करेंगे तो फिर से कॉमन लेके बाहर आ जाएगा ना। हाँ सर। ये कुछ ऐसा है, -x है, -2x है, -x है, तो ये जे कैप है, ये के कैप है। सो इसका मतलब ये हो गया -x j कैप और -3x k कैप। तो अब x को चाहिए तो अंदर स्क्वायर करके रखो या बाहर ले लो, सिर्फ मतलब -j और -3k का कर दो, क्योंकि एट द एंड वो x स्क्वायर लेके बाहर आ जाने वाला है। ओके, चले, तो ये क्लियर होगा आई गेस। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। किसी को पता है ये मैंने क्या बना दिया? हाँ सर, वो निकलता है ना वो। क्या निकलता है वो? किसी मूवी में ऐसा देखा है? विश मांग के तो पूरी कर देता है वो। अरे 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 तुम कॉमेट और स्टार्स में पहुंच गए। ठीक है, कोई बात नहीं। चले बताएं। एट दिस सेंटर, ये दो सर्कुलर आर्क है और ये वायर्स हैं, इनके सेंटर पे आपको को बताना है। ये स्पेस शिप है स्टार वॉर्स वाली, तो टेंशन नहीं लेना है और आंसर फाइंड करें। ओके, तो अगर इस फिगर में याद करें तो बताओ डायरेक्शन क्या हो जाएगी ड्यू टू डिफरेंट कंपोनेंट्स? बताएं।
ड्यू टू 1 क्या होगी? 0 0 ओके, और ड्यू टू 3? 0 0 ओके, वेरी गुड यार, B1 एंड B3 हो जाएगा 0। तो ये एटलीस्ट अच्छी चीज हमें पता चली, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट उनकी एक्सिस में है, बिकॉज इट इज इन ओके। नेक्स्ट, अगर डायरेक्शन ड्यू टू B2 एंड B4 बात करें, बताएं वो क्या हो जाएगी? दोनों की वजह से इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अच्छा, किसी को लॉजिक याद है कि मुझे अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, ये एक सर्कुलर मतलब एक ये क्लोज लूप है। सो क्लोज लूप में फीलिंग कैसी है? क्लॉकवाइज की। सो इनसाइड किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? इनटू ही आएगी। तो आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं थी, B2 और B4 अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से वो वाला लॉजिक याद दिलाता हूँ आपको, क्या? इनसाइड एनी क्लोज लूप डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं ठीक है। सो डायरेक्टली यूज राइट हैंड रूल, जिसपे अगर क्लॉकवाइज है करंट क्लॉकवाइज है, सो बी इनसाइड कैसा होगा? करंट अगर क्लॉकवाइज है तो बी इनसाइड कैसा आता है? इनटू। एंड करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, सो जो बी इनसाइड आएगा आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो ये हो गया। अभी बस हमें क्या करना है, दोनों को पता चल गया, ऐड करना है। तो सिर्फ क्या ऐड करना है? फॉर्मूला ही चाहिए। सो बी सेंटर की वैल्यू क्या आ जाएगी? डायरेक्टली है B2 प्लस B4। B2 B4 दोनों सेम है, क्या है? सेमी सर्कुलर आर्क है। तो याद है सेमी सर्कुलर आर्क का म्यू नॉट I बाई 4 पाए, ये R तो R ही है, इनटू पाए कराएंगे, क्लियर? प्लस म्यू नॉट I अपॉन 4 पाए, इसकी रेडियस कितनी है? 3R, और इनटू पाए कराएंगे, क्लियर? तो मुझे लगता है अब तक याद हो जाता है कि एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 4R, कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 1 प्लस 1/3, ठीक है। सो ये होगा 4/3, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली बी सेंटर का आंसर आएगा म्यू नॉट I बाई 3R। यार ये सबको समझ आ गया ना? हाँ सर। पक्का? ओके, चलेंगे। तो यार आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे और स्पेशल केसेस और अच्छे अच्छे एग्जांपल डिस्कस करेंगे थोड़े। ओके, हाँ सर। चलें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, कल टेस्ट में अच्छा करना है सब लोग अच्छे से। इंस्ट्रूमेंट के मिनिमम एटलीस्ट वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, अमीटर, इन सबको मिला के ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस हैं। सो थोड़ा सा इनकी भी प्रैक्टिस अच्छी रखनी है, और अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो अच्छे से कॉन्सेप्चुअली रीड करें। ओके, गुड बाय एवरीवन देन। बाय 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 Bye, एवरीवन। sir.